हेलो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी जो हमारा अभी तक यूनिट चल रही थी उसमें हम अभी तक सभी जो होमोन्यूक्लियर हैं यानी कि एक तरह के एटम से जो मॉलिक्यूल बने हैं उनके, और जो डिफरेंट एटम से जो मॉलिक्यूल बने हैं उनके हम एमो डायग्राम को देख चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल B2S6, इसको डिस्कस करेंगे हम। ये सब पढ़ने के बाद फिर हम डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड एमओ थ्योरी को देखेंगे। वैसे हम इसको पहले एक बार देख चुके हैं लेकिन हम फिर भी इसको अलग से आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं आज। अब हमारा टॉपिक चलेगा मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल B2S6। तो इसमें हमें बॉन्डिंग को समझना है, B2S6 में हमें बॉन्डिंग को समझना है। तो हमारे सामने एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा ये देखिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि B2S6 या जिसको हम डाइबोरेन कहते हैं उसकी बॉन्डिंग को समझाइए, ठीक है, या B2S6 का स्ट्रक्चर बनाइए एंड राइट इट्स बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये हमें आ सकता है। फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बनाना बॉन्ड क्या है B2S6 के केस में समझाइए। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम शुरू करते हैं कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम डाइबोरेन का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन डाइबोरेन। तो हम डाइबोरेन का स्ट्रक्चर समझेंगे। यहाँ इसके आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो लिखा हुआ है। एक बार हम एक वाइट पेज उठाते हैं और फिर हम पहले अपना एक समझ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बोरॉन की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बोरॉन की। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बोरॉन कितने बॉन्ड बना सकता है, इसको देखते हैं। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 5 है तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा, 1s2 2s2 2p1। तो ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये बोरॉन का क्या हो गया, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है। अब हम इसका जो वैलेंस शेल है उसको देखेंगे और इसके वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं उसको देखेंगे। किसी एटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो हम बोरॉन के क्या करेंगे, आखिरी शेल में यानी कि सेकंड शेल में। और सेकंड शेल में कौन कौन से सब शेल हैं, सेकंड शेल में 2s है तो मैंने 2s लिख लिया। सेकंड शेल में 2p है तो मैंने 2p लिख लिया। s में एक ऑर्बिटल होता है तो एक बॉक्स बना देते हैं। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 3 बॉक्स यहाँ बना देते हैं। अब यहाँ हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने अनपेड है, यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित और इलेक्ट्रॉन है या ऑर्बिटल है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, एक अयुग्मित यहाँ पे कक्षक है। इसलिए इसलिए यहाँ पर बोरॉन कितने बॉन्ड बनाएगा, यहाँ बोरॉन एक बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये बोरॉन की ग्राउंड स्टेट है, इसको बोरॉन की क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, यानी कि हम इसको एनर्जी देंगे और इसका ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जंप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा। अब बोरॉन का किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा इसको देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, इट जंप, ये इलेक्ट्रॉन ने कहाँ जंप किया, इस इलेक्ट्रॉन ने जंप किया कहाँ पे, 2p में जंप किया। और इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में आके अनपेयर्ड हो गया। अब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए और आप बताइए कि कितने बॉन्ड बनेंगे। तो अब यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड है, यहाँ पर, ठीक है, एक्साइटेशन के बाद यहाँ पर कितने अनपेयर्ड हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन है या ऑर्बिटल है। इसलिए देयरफॉर यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर बोरॉन क्या करेगा, यहाँ पर बोरॉन अब क्या करेगा,
3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बोरॉन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बोरॉन अब 3 बॉन्ड बना सकता है। हम एक्चुअली सीख क्या रहे हैं, हम B2S6 में बॉन्डिंग सीख रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि BH3 एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोरेन कहते हैं। तो ये जो बोरेन है ये कैसा होता है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और BH3 में बॉन्डिंग को समझने के लिए हम बोरॉन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं, और हम ये देख पा रहे हैं कि बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो 3 ही बॉन्ड यहाँ पे बना पा रहा है। ठीक है, अब क्या करता है बोरॉन 3 हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए, क्या करेगा बोरॉन? बोरॉन 3 हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने से पहले, उनसे बॉन्ड बनाने से पहले, ठीक है, बॉन्ड बनाने से 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने से पहले बोरॉन क्या करेगा? बोरॉन अपने S और 2p को मिलाएगा, S और 2p को मिलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो बोरॉन क्या करेगा? बोरॉन अभी उसको 3 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं बोरॉन के पास, तो उसने क्या करना है, 3 हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बनाना है। और उस बॉन्ड को बनाने के लिए बोरॉन क्या करने वाला है? बोरॉन अब क्या करेगा? बोरॉन अब क्या करेगा? अपने इन 3 ऑर्बिटल्स को, एक S और 2p को क्या करेगा? मिक्स करेगा, इनको इंटरमिक्स करेगा, और इनको इंटरमिक्स करके वो क्या करेगा? 3 नए ऑर्बिटल, ये एक ऐसे करके 3 नए ऑर्बिटल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने एक S को मिलाया है, 2p को मिला रखा है, तो इसलिए 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे, और तीनों नए ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इनमें इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से प्रेजेंट रहेंगे जैसे पहले प्रेजेंट है। और ये वाला p ऑर्बिटल, ये वाला p ऑर्बिटल, ये तो sp2 हो गया ना, ये एक sp2 हो गया, ये दूसरा sp2 हो गया, तीसरा sp2 हो गया। जब भी हमारे क्या होते हैं, जब भी हमारे जितने ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। यानी कि 3 मिले हैं तो 3 बनेंगे, 4 मिले हैं तो 4 बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन एटम पे डिपेंड करता है, उसको क्या करना है, उसको जिस तरह से बॉन्डिंग करनी होती है, एटम उस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन करता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन समझ रहे होंगे आप, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल कहलाता है, ये आप नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल कहीं भाग नहीं लेता है, ये p ऑर्बिटल कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हो गया। ये हमारा क्या है? अनहाइब्रिड। तो ऐसा p ऑर्बिटल जो हमारा भाग नहीं ले रहा है, वो हो गया। अब जब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, वो एक ट्राइंगल, आप एक ट्राइंगल बना लो अपनी कॉपी में, एक कल्पना करो कि ट्राइंगल है। तो ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमारे पास, तो यहाँ पे बीच में बोरॉन है, तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे रहेगा ट्राइंगल के कोने में, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे रहेगा दूसरे कोने में, और तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे रहेगा तीसरे कॉर्नर पे। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमेशा एक बड़े लोब और एक छोटे लोब से दिखाया जाता है, और p ऑर्बिटल को हमेशा 2 बड़े लोब से दिखाया जाता है, ध्यान रखना है आपने। तो ये तो हो गया इसके पास क्या, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरॉन के पास ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे हैं। और इसका एक p ऑर्बिटल, ये जो p ऑर्बिटल वो कहाँ होगा? ये p ऑर्बिटल ऊपर और नीचे होगा, ये पूरा एक p ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब जरा इलेक्ट्रॉन्स देखो, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पर हैं? तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद 1s हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन का 1s आता है। हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन का 1s1 कन्फिग्रेशन होता है ना, तो हाइड्रोजन का 1s आके इस sp2 के साथ ओवरलैप करता है, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1s आके यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1s आके ओवरलैप कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो बन गया BH3। तो बन गया भैया BH3, ये BH3 बन गया। तो ये हमारे पास B है, इस प्रकार से एक H ये है, एक H ये है, एक H ये है, और ये p ऑर्बिटल क्या कर रहा है? ये खाली p ऑर्बिटल ऐसा ही पड़ा है, ये खाली p ऑर्बिटल ऐसे ही पड़ा है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि BH3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन, BH3 में बोरॉन का क्या हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है बच्चों? BH3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। कैसा होता है? sp2 होता है। ठीक है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है
तो ज्योमेट्री कैसी होगी, शेप कैसा होगा उसका, तो उसकी ज्योमेट्री या हम जिसको शेप कहते हैं, ठीक है, तो शेप कैसा होगा इसका, इसका शेप होगा कैसा है, ट्रायंगुलर प्लेनर। कैसा है, ट्रायंगुलर प्लेनर। एक त्रिभुज बना है और त्रिभुज के प्लेन में 3 हाइड्रोजन है, तो इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर प्लेनर। और एक और बात, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक खाली खाली क्या है, खाली p ऑर्बिटल है, खाली p ऑर्बिटल है, खाली p ऑर्बिटल है इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल के क्या है, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, इस ट्रायंगल पे क्या क्या कर रहा है, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि BH3 में बोरॉन का बोरॉन का अष्टक पूरा नहीं होता, ऑक्टेट पूरा नहीं होता, ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, ठीक है, ऑक्टेट पूरा नहीं होता, ऑक्टेट पूरा नहीं होता, नहीं होता है। आप देखो कैसे नहीं होता, आप काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन, आप काउंट करो एक बार एक, आप काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन तो कितने मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, ठीक है, इसलिए क्या है, इसलिए BH3 एक क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है BH3, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि भैया बोरॉन का क्या है, यहाँ पे BH3 के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम B2S6 के बारे में देखेंगे। तो BH3 में क्या देखने को मिला, BH3 में देखने को मिला कि BH3 का तो बोरॉन तो 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, वो बात हमें समझ में आ गई, क्योंकि वो एक्सेरड स्टेट में जाएगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद वो 3 हाइड्रोजन से वो क्या कर सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। तो 3 बॉन्ड वो बना सकता है, तो उससे पहले वो हाइब्रिडाइजेशन करता है और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लाता है, ठीक है। तो एक sp2 ट्रायंगल के एक कॉर्नर पे, दूसरा sp2 दूसरे कॉर्नर पे और तीसरा sp2 तीसरे कॉर्नर पे होता है, और तीनों ही sp2 में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और बोरॉन के पास एक खाली p ऑर्बिटल होता है जो ऊपर नीचे रहता है, और भी बाद में उन sp2 के साथ हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन के 1s आके ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। और ये जो का बोरॉन है, इस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, और 2 इलेक्ट्रॉनों की इसमें कमी है, यानी कि इसका ऑक्टेट यानी कि अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसको पूरे नहीं मिल पा रहे होते हैं, इसलिए ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है। अब इसी चीज को ठीक करने के लिए, यही चीज को ठीक करने के लिए आप बोरॉन क्या तरीका अपनाता है, इसी चीज को ठीक करने के लिए बोरॉन आप तरीका अपनाता है, वो अपने आप को B2S6 में चेंज करता है, ठीक है, जो बोरेन है, सॉरी, इसी चीज को ठीक करने के लिए जो हमारा बोरेन है BH3 है, अब हम यहाँ देखेंगे कि BH3 अपनी, क्योंकि भैया अपनी क्या है, उसमें अपनी डिफिशियंसी है ना, उसमें उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, डिफिशियंसी है, तो अपनी डेफिशिएंसी को क्या करेगा वो, अपनी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, कम करने के लिए यानी कि खुद को स्टेबल बनाने के लिए, कम करने के लिए B2H6 में चेंज होगा, B2H6 में क्या करेगा, अपने आप को चेंज करेगा। मैं भी आपको इसका जो इंग्लिश नोट है वो भी लिखा दूंगा, वो भी दिखा दूंगा और वो भी समझा दूंगा, ठीक है। तो BH3 अपनी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए क्या करता है, तो BH3 अपनी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए वो 2 BH3 आपस में कंबाइन होते हैं और B2H6 बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या बनाता है, B2H6 बनाता है। पूरी इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे दूर नहीं हो पाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी बनी रहती है, लेकिन फिर भी एक हद तक ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो BH3 में डेफिशिएंसी को कम करने के लिए वो B2H6 को बना में चेंज होगा। इसके अलावा और इसके अलावा 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 अपने, भैया सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है, अपने खाली p ऑर्बिटल को भी, खाली p ऑर्बिटल को भी ये खत्म करेगा, अपने खाली p ऑर्बिटल को भी इस प्रोसेस में खत्म करेगा, इस प्रोसेस में हटाएगा, खत्म करेगा, खत्म करेगा, स्पेलिंग देख में हो सकता है गलत हो जाए हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, खत्म करेगा, ठीक है। भाई देखो ये BH3 में तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ही है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, लेकिन इसको असली दिक्कत इस P से है,
ये पी खाली पड़ा है ना, तो कोई भी आके इस पी में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। कोई भी आके इस पी में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से फिर ये रिएक्टिव हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। तो इसको इसको दो काम करने हैं। एक तो ऐसा करना है कि थोड़ी कमी दूर हो जाए, और दूसरा ये पी भी खत्म हो जाए। भाई मान लो कोई आदमी गरीब है, ठीक है, और उसके हाथ में कटोरा पकड़ा दोगे तो लोग भिखारी समझेंगे ना उसको। तो उसके उसमें क्या करेंगे, उसमें पैसे डालेंगे लोग। अब उसको क्या करना है, ये कटोरे को हटाना है अपने हाथ से सबसे पहले तो, ताकि लोग उसको बिल्कुल भिखारी ना समझे। और उसके बाद अपनी कमी को भी दूर करना है। तो वही इस BH3 के साथ है। तो इस BH3 का जो ये खाली p ऑर्बिटल है, इस BH3 का ये खाली जो p ऑर्बिटल है, ये इसमें एक कटोरे के समान है, खाली कटोरे के समान। तो ये अपने उस कटोरे को, भाई आपके पास अगर कुछ है तो लोग मतलब भिखारी को हम मोस्टली कटोरे से पहचानते हैं ना, कटोरा है तो फिर वो भिखारी होगा। तो वो अपने उस कटोरे को सबसे पहले खत्म करेगा। तो BH3 स्टेबल होने के लिए अपने उस खाली p ऑर्बिटल को खत्म करना चाहेगा, और दूसरा तो चाहेगा कि कैसे ना कैसे उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी दूर हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों के वास्ते, इन दोनों काम के लिए BH3 क्या करता है, BH3 क्या करता है, BH3 के दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे। दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, और B2S6 का निर्माण करेंगे। और B2S6 का निर्माण करेंगे, ऐसा ये बात को ध्यान रखना है। तो ये करने से क्या फायदा होगा, ये करने से एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी दूर हो जाएगी, और ये खाली p ऑर्बिटल भी क्या हो जाएगा, कटोरा भी गायब हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करता है, इसके लिए इसमें क्या होता है, B2S6 का हम पहले स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं, और फिर वहीं पे हम कहानी फिर पढ़ेंगे। तो B2S6 का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो B2S6 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये आपके सामने है, ये मैंने इंटरनेट से उठा रखा है। ये हमारा एक क्या कह सकते हैं, एक बार इसका नाम है inspiredpencil.com से ये मैंने लिया है, तो उनको एक क्रेडिट मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर मैंने उठाया है एनर्जी केमिस्ट्री एक्सचेंज कुछ एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये है हमारा chemistry-exchange.com से ये दूसरा फिगर ले रखा है जो मैं दिखाऊंगा, तो उनको इसका क्रेडिट जाता है, ठीक है। ओके, आते हैं फिर से। तो ये जो B2S6 है, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, B2S6 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो चार हाइड्रोजन है, ये एक ही प्लेन में होते हैं। ये चार हाइड्रोजन एक साथ ऐसे करके एक ट्रायंगल के प्लेन में है, ठीक है। और ये जो दो H हैं, ये ऊपर नीचे है ऐसे करके, ये दो H जो है ऊपर नीचे हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान रखना है कि भैया चार H जो होते हैं एक प्लेन में होते हैं, दो हाइड्रोजन ऊपर नीचे होते हैं, और B भी इस ट्राइंगल कह रहा हूँ, सॉरी, इस रेक्टेंगल के प्लेन में होता है। तो यहाँ पे दो H हो गए, और ये दो H हो गए, ये दोनों के हैं रेक्टेंगल के साथ कॉर्नर्स पे हैं। ये B यहाँ पे बीच में हो गया, ये H ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा B2S6 का स्ट्रक्चर है, हम इसको समझने वाले हैं। तो इसको हम आराम से समझते हैं, आप पहले एक बार इसको जरूर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन दो कैटेगरी में हम बांटते हैं। तो पहली कैटेगरी हाइड्रोजन की है जो इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे है, इन हाइड्रोजन को हम कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, इन हाइड्रोजन को हम टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। ये हमारे टर्मिनल पे हैं, एकदम कॉर्नर पे हैं। और ये हाइड्रोजन जो यहाँ बीच में है, इनको कहते हैं हम, इन हाइड्रोजन्स को कहा जाता है ब्रिज हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये ब्रिज हाइड्रोजन है, और ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। तो दो दो प्रकार के हाइड्रोजन है। तो चलिए हम एक व्हाइट पेज चलते हैं और बात को समझते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, B2S6 कैसा होता है हमारा, यहाँ B होता है, यहाँ पे हमारे पास H है, ठीक है। पूरी कहानी समझते हैं। अब B2S6 बनाने के दौरान, ठीक है, B2S6 में चेंज होने के दौरान, ठीक है, दौरान क्या करता है, ये क्या करता है, अपने हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करता है। अपने हाइब्रिडाइजेशन को sp2 से sp3 में चेंज करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, sp2 से किस में चेंज करेगा, sp3 में चेंज करता है। ये बात ध्यान में चेंज करता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो करता है, ये बात को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये जो BH3 है, ये तो था sp2, लेकिन अब जब वो B2S6 में चेंज होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा।
तो चलो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका क्या मतलब है कि बी के पास क्या है, जरा समझते हैं इसको फिर से। तो बी के पास एक एस है, बी के पास एक एस है और 3 पी थे ना बी के पास। और यहाँ पे बी के पास इस प्रकार से एक्साइटेशन के बाद 3 इलेक्ट्रॉन आ गए थे। तो बी क्या करता है, अब इन चारों के चारों ऑर्बिटल्स को क्या करता है, आपस में मिला देता है। इन चारों ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाता है। तो उसने एक एस को मिलाया, 3 पी को मिलाया, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पहले था वैसा ही रहेगा, कोई भी नया इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो V2S6 जब बना रहा होता है BH3, तो उस दौरान यहाँ पे बोरॉन का बी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से किस में चेंज हो जाता है, sp3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 में। sp3 में होते हैं 4 sp3 ऑर्बिटल। तो एक sp3 ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, इस स्क्रीन के ऊपर रहेगा। एक sp3 ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, स्क्रीन के ऊपर ही रहेगा, ये स्क्रीन पे ही दिखाया जा रहा है। ठीक है, और एक sp3 आपकी तरफ है, बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ है। और एक sp3 जो है वो अंदर की तरफ है, स्क्रीन से अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको नीले रंग में दिखा रहा हूँ, ये sp3 कहाँ है, ये sp3 स्क्रीन से अंदर की तरफ है भाई। ठीक है, और ये जो आपको इस रंग में दिखाया गया है, ये जो आपको, ये कौन सा रंग होगा, ये जो आपको नीले रंग में ये तो बैगनी था, ये वाला शायद इसको क्या नीला ही रंग होगा। ये जो आपको कलर दिखा रखा है, इस कलर में आपको, ये जो आपको दिखा रखा है, ये आपका sp3 का है, बाहर की तरफ है। और ये जो ग्रीन दिखा रखे हैं आपको, ये आपके sp3 ऑन द स्क्रीन है। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब दूसरा वाला बनाते हैं, यहाँ पे एक और बी बना लेते हैं। तो ये एक और बी आ गया भाई, तो ये एक और बी आ गया। ठीक है, तो ये एक और बी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसके पास भी sp3 है, एक sp3 ये रहा, एक sp3 ये रहा। ठीक है, तो इसका एक sp3 स्क्रीन के अंदर की तरफ, एक sp3 स्क्रीन से बाहर की तरफ, इस प्रकार से है ये। ठीक है, इसको चेंज करते हैं कलर का, थोड़ा सा ऐसा ब्लू ही रखते हैं। ठीक है, ये ऐसा आ गया। इसके बाद क्या है, हम इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं ताकि समझाने में हमें आसानी हो। तो ये एक sp3 बाहर आ गया, बाहर की तरफ है, एक sp3 अंदर की तरफ है। ये sp3 क्या है, ये मैं जो बैगनी में दिखा रहा हूँ, ये sp3 अंदर की तरफ है। ठीक है, ओके, ऐसा करके हमें समझना है। अब ये एक्चुअली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, आप ऐसे देखोगे ध्यान से, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो आप अगर इसको ऐसे मिलाओगे, इनकी डॉट को मिलाओगे ऐसे करके, तो ये आपका जो है, देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है एक्चुअली। ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ठीक है, समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। तो आपने क्या बोलना है कि यहाँ पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। कितने sp3 होंगे, 1 2 3 4 sp3 होंगे। और ये 4 sp3 हमने दिखा रखे हैं। वैसे यहाँ पर भी 4 sp3 है। ठीक है, ये दिखा दिया हमने। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताए थे, 3 में इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 3 में इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो 3 में इलेक्ट्रॉन है। वैसे इसमें भी 3 में इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। एक क्या करना है आपने, ये एक sp3 इसका खाली है, तो ऐसी एक sp3 इसका भी खाली रखना है, ऊपर की तरफ, नीचे वाले को भर देना है। अगर यहाँ भरा है ऊपर, अगर यहाँ ऊपर भरा है, तो यहाँ नीचे भर दीजिए, यहाँ पे नीचे रखिए। ठीक है, नीचे वाले को भरा रखिए, ऐसा हो गया। अब आता है क्या, हाइड्रोजन। अब आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आएंगे, तो हमारे पास हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आ गया हमारे पास। हाइड्रोजन, एक नॉर्मल हाइड्रोजन आया, टर्मिनल हाइड्रोजन, उसके 1s ने यहाँ ओवरलैप किया, अपना नॉर्मल बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आया, उसने ओवरलैप किया, नॉर्मल बॉन्ड बनाया। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आया, उसने 1s इसके साथ ओवरलैप किया, एक और बॉन्ड बना दिया। ये ऐसे करके बॉन्ड बना दिए। ये सारे के सारे बॉन्ड कहाँ हैं, ये सारे के सारे बॉन्ड अगर हम दिखाएंगे, तो ये सारे के सारे बॉन्ड कहाँ पे है, इस प्रकार से एक किस में है, इस प्रकार से ये एक कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये इस प्रकार से सारे के सारे बॉन्ड एक रेक्टेंगल के प्लेन में प्रेजेंट होंगे बी के साथ। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब आता है किसकी एंट्री होती है, हमारे हमारे राजा बाबू की एंट्री होती है। हमारा राजा बाबू यानी कि हमारा हाइड्रोजन। अभी ये 2 ब्रिज के हाइड्रोजन है वो आते हैं। ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो अब आते हैं ब्रिज के हाइड्रोजन। यहाँ पे ब्रिज का हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1s1, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल क्या है इस हाइड्रोजन का, 1s1। ठीक है, तो ये 1s1 जब आता है, यहाँ नीचे उतरता है, तो इन दोनों ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये 1s1 जब यहाँ आता है, तो इन दोनों ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है।
तो ये 1s1 इन दोनों ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा। तो थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि ये दोनों में दिखाई दे आपको। तो ये इस प्रकार से दोनों ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का 1s है, 1s1 है हाइड्रोजन का, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन में इस तरफ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन, ये 1s इन दोनों sp3 के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन आता है, वो इन दोनों sp3 के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है। ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 है, ठीक है। ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 है, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको यहाँ दिखा रहे हैं। अब जरा इस वाले बॉन्ड को देखना, इस वाले बॉन्ड को देखना, ठीक है। इस वाले बॉन्ड को देखोगे तो इसमें कौन है, B है, फिर H है, फिर B है, ठीक है। और इनके बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई बॉन्ड में। पहली बार ऐसा खूबसूरत बॉन्ड देखा होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को भी, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को भी, और इस बोरॉन के न्यूक्लियस को भी क्या करता है, पकड़ के रखता है अच्छे से, ठीक है। पकड़ के रखता है, उतना मजबूती से नहीं पकड़ेगा, लेकिन पकड़ेगा भैया, उसको पकड़ना है। तो यहाँ पर ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को भी और इस बोरॉन के न्यूक्लियस को भी अट्रैक्ट करके रखता है। वैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ है, ये इलेक्ट्रॉन सेम इसी प्रकार से हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को भी और बोरॉन के न्यूक्लियस को भी होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक बॉन्ड बनता है BH और B के बीच में। ये बॉन्ड कहलाता है 3 सेंटर का बॉन्ड। कितने सेंटर है इसमें, 3 सेंटर हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस बॉन्ड को कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या कहते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं इसको, ठीक है। वैसे ये बॉन्ड नीचे ही बनता है, इसी प्रकार से ये बॉन्ड हमारा नीचे भी बनता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखा, sp3 ये 1s यहाँ पे आ गया। तो ये ब्रिज हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ओके, अब ये बॉन्ड देखने में कैसा दिखता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे इस बॉन्ड को, अगर हम पूरा ऑर्बिटल के हिसाब से देखेंगे इस बॉन्ड को, तो ऑर्बिटल के रूप में ये बॉन्ड हमें कैसा दिखाई देता है। ये एक sp3 ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल, ये sp3 ऑर्बिटल। ये बॉन्ड को अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो ये बॉन्ड हमें कैसा दिखाई देगा। अगर हम इस बॉन्ड को देखेंगे तो ये बॉन्ड हमें इस प्रकार से पूरा एक बनाना की तरह दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे करके, अगर येलो दिख नहीं रहा है तो हम चेंज कर लेते हैं, कुछ दूसरा कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। तो ये बॉन्ड हमें कैसा दिखाई देगा, ऐसे बनाना की तरह दिखाई देगा। इसलिए इस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, बनाना बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो हमारा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है B2S6 में, इसी को क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, एक हद तक कम हो जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, एक हद तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, पूरी खत्म नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे डेफिशिएंसी कम हो रही है। क्यों, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अब तीनों सेंटर का माना जाता है। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन, इनको इन तीनों सेंटर में माना जाता है। लेकिन तीनों सेंटर में ये बढ़ते हैं तो थोड़ा कम कम ही आते हैं, लेकिन माना जाता है। तो इस तरह से अगर बोरॉन के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएंगे, लेकिन मतलब पूरे 8 नहीं होते, लेकिन डेफिशिएंसी कुछ हद तक क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे थे, अगर आप BH3 को देखते हैं, प्योर BH3 को देखते हैं, तो उसके पास खाली p ऑर्बिटल था ना। तो यहाँ पे इस प्रकार का कोई खाली p ऑर्बिटल रह नहीं जाता, इस प्रकार का कोई खाली p ऑर्बिटल यहाँ पे रह नहीं जाता। इसीलिए यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। भैया कटोरा रह नहीं जाएगा ना, तो देगा भी नहीं कोई इसको जल्दी से, इसलिए यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या है, सही ठीक ठाक रहती है। इसको ध्यान रखना है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप बॉन्ड एंगल देखेंगे। अब ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये जो हमारा टर्मिनल हाइड्रोजन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ना। यहाँ तो नॉर्मल बॉन्ड है, तो इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे क्या कर रखा है, न्यूक्लियस को थाम रखा है, दोनों न्यूक्लियस को पकड़ रखा है। तो ये नजदीक आ जाएंगे ना न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो खींचेंगे ना अच्छे से। तो यहाँ पे न्यूक्लियस नजदीक रहते हैं, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट होते हैं बॉन्ड। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है भैया, तो न्यूक्लियस को बांधने की कोशिश कर रहा है ना, तो खींच नहीं पाता अच्छे से। इसलिए ये बॉन्ड की लंबाई थोड़ा ज़्यादा है, 139 है, ठीक है। और थोड़ा यहाँ बॉन्ड एंगल भी जरूर देख लीजिए। वैसे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का होता है। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ऐसे करके हमारे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिंग बन रही है, तो एंगल छोटे हो जाते हैं, कहीं कहीं पे बड़े हो जाते हैं। तो टर्मिनल टर्मिनल यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे जो है टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच में एंगल होता है 120,
और ये वाला जो ये वाला जो बॉन्ड है ब्रिज वाले, ये वाला बॉन्ड ये रहता है 97। तो आपने ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमने B2S6 का ये वीडियो हमारा अब यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। और आपको अगर कहीं पे डाउट होगा जो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।